जनरल अंकल थे सर्विस में, तो उनको देख के तो इनिशियल इंस्पिरेशन मिलती थी। शुरू में ही पता लग गया कि सर्विस का क्या फ़ायदा है, क्या आप समाज में चेंज कर सकते हैं। बट सर आपने 4 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है और आप 4 बार क्वालिफाई कर पाए, तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी बताएं कि आप किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करते थे बास्केटबॉल के अंदर, जिसमें आपने अंडर 19 स्टेट को रिप्रेजेंट किया, पंजाब स्टेट को नेशनल लेवल। बट उसके बाद सर आपने यूपीएससी की भी तैयारी की और आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया। जबकि हम जनरली देखते हैं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो बाकी फील्ड से जो है करना होता है। जी, एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम भी लगता था कि तकरीबन 90% 99% आईएएस ही भरती, कुछ 1-2% फॉरेन भरते हैं। आईपीएस वाला आई थिंक जब तब भरता था मैं 21-22 में, तो मैं अकेला ही था। आई थिंक 1 या 2 जन होते हैं जो 3000 में जो आईपीएस का कुछ सोच के ही लिया था डिसीजन, शुरू से ही ले रखा है, तो चेंज नहीं करना है। यूपीएससी एग्जाम इज ऑल अबाउट शिद्दत एंड प्रिपरेशन। हर बार फॉर्चुनेटली सिलेक्शन होता रहा, लिस्ट में आता रहा, बट एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत थी। हर बार रिजल्ट के बाद लोग कंग्रेचुलेट करते थे, बट आई यूज्ड टू गो इन डिप्रेशन कि यार अच्छा रैंक नहीं आया। अगेंस्ट मूवमेंट बहुत रहे। एक ये बड़ा फनी रहा कि क्योंकि हर बार सिलेक्शन होता रहा, ज्वाइन कर भी लेता था पर छुट्टी लेके फिर दोबारा देता था एग्जाम। तो कई बार लोग बोलते थे आजकल पोस्टिंग कहाँ है, कभी मैं बताया था इसी की हूँ, कभी बोल देता था आईडीएस सर्विस मिल गई। जब मैं जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ, जब मेरे आईपीएस ज्वाइन कर लिया, तो हर बार डिफरेंट होता था। लोग कहते थे एक तो बता रहे लोग कौन सी सर्विस भी हो गया, जब कई को रिश्ता वाला था झूठ नहीं बोल रहा है। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार गया मझधार गया। जब आ गए रणभूमि में, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत गया फिर हार। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और ऐसे में आप सबने कभी सारी पर्सनालिटी के बारे में जानना होगा जिनका यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। बट कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती हैं जो कि हमें पर्सनली मोटिवेट करती हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं, जब हम उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, तो हमें लगता है कि यार ऐसे लोग भी हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। और एक ऐसी ही पर्सनालिटी जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी हैं। सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। सर का नाम गुरसिमरत सिंह है। सर प्रोफेशनली एक डॉक्टर थे पहले। अब सर की अगर जर्नी हम और थोड़ा सा जानना चाहें तो सर बास्केटबॉल के अंदर नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी रहे, अंडर 19 सर ने खेला हुआ है। और भी बहुत सी चीजें जो कि सर के साथ हुए हैं। सर ने 4 बार यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है, अलग अलग सर्विसेज में सर ने ज्वाइन भी किया है, जिसके बारे में भी हम सर के साथ बातचीत करेंगे, उस वक्त हम जानेंगे। तो चलिए आपका बहुत कीमती समय नहीं लेते हैं और सर की पर्सनालिटी के बारे में सर से ही बातचीत करके जानते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबको गाइड करने के लिए, हम सबको अपनी जर्नी बताने के लिए आपने अपना सब कीमती समय निकाला। जी सर हम चाहेंगे तो शुरुआत में आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा सा हमको अवेयर कराएं कि आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से किया। तो उसके बाद आपने जैसे कि शुरुआत में डॉक्टरी किया है, उसके बाद आपने यूपीएससी के एग्जाम दिए, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? मैं पटियाला शहर से बिलोंग करता हूँ, जो पंजाब में है, पंजाब स्टेट में। मैंने अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन इनिशियल पटियाला से ही की। फिर मैंने एमबीबीएस की जीएमसी पटियाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला एंड राजेंद्र हॉस्पिटल, एंड इंटर्नशिप चंडीगढ़ से की। फिर मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो एमबीबीएस में मेडिकल में रुझान हुआ, तो फिर एमबीबीएस की। पर साथ साथ शुरू से ही ड्रीम था बचपन से कि एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, यही एक ड्रीम सोचा था। फिर साथ साथ प्रिपेयर करते रहे कि यूपीएससी के लिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। एंड फिर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया साथ निकलते साथ एमबीबीएस से 2021 में। फिर आई गॉट इनटू डैन आईपीएस, डैन सर्विस, एसीपी दिल्ली सर्व किया मैंने। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में आईडीएस सर्विस मुझे मिली, पर डैनिप्सी मैंने रिटेन किया क्योंकि पुलिस का शौक था ज्यादा। फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया, आईआरएस सर्विस मिली, जीएसटी कस्टम सर्विस, वो मैंने ज्वाइन की। 7-8 महीने हो गए सर्विस में, ट्रेनिंग को। एंड इस बार 2024 में आईपीएस सर्विस अब ज्वाइन की है सर। जी सर, जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे उस दौरान हमें पता चला कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आईपीएस होता था। आईएएस के ऊपर आप आईपीएस को रखते थे, जबकि जनरली एस्पिरेंट जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और आपने आईपीएस के बाद डायरेक्टली डैनिप्स रखा था जी। तो ऐसा मतलब हमें देखने को नहीं मिलता। पहले लोग ग्रुप ए सर्विस रखते हैं, फिर ग्रुप बी सर्विस रखते हैं। तो सर आईपीएस को लेकर आप इतना रुझान क्यों आपके अंदर है? आप क्यों आईपीएस ही बनना चाह रहे थे? जी, मेरे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता था। सो इसका यही है कि शुरू से ही एक तो मेरे मामा जी, वो भी पुलिस आईपीएस सर्विस में थे, उनसे बड़ा शुरू से मोटिवेशन मिला। फिर उसके बाद भी मुझे मैं स्पोर्ट्स में रहा था, फिटनेस का शौक था, तो मुझे पुलिस यूनिफॉर्म, आर्मी एंड पुलिस बहुत फैसिनेट करती थी शुरू से। तो शुरू से शौक था कि पुलिस सर्विस में इंटरेस्ट मिला। यूनिफॉर्म ऐसे लगता था एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है, खाकी से एक प्यार सा ही हो गया कि ये अचीव करना है। और पंजाब में जो हालात रहे, जो चीजें देखी, ऐसे रहा कि एक आईपीएस सर्विस की, बहुत अच्छे आईपीएस अफसर की बहुत जरूरत है।
और काफी अच्छे आईपीएस अफसर यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनसे मोटिवेशन मिली कि मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सर हम देखते हैं कि जनरली जब भी यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई होता है उस वक्त 10 लाख के आसपास एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते हैं जी। और जो सीट्स आती हैं वो 1000 से भी कम आती हैं, कई बार 1000 के आसपास आती हैं। तो सर कई इस वजह से कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि डिजर्विंग होते हैं बट जी। उनका नहीं हो पाता है। बट सर आपने 4 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है और आप 4 बार क्वालिफाई कर पाए हैं जी। और आपने मतलब डिफरेंट सर्विसेज भी ज्वाइन की हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी बताएं कि आप किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करते थे कि शुरुआत में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, जी। उसके बाद आप लगातार क्लियर करते रहे। स्ट्रेटेजी सर ये रहेगी कि आपको पहले एग्जाम की नेचर समझनी है कि स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स चाहिए। तो पर तैयारी होती ही इकट्ठी है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक तो ये है, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि क्या थीम्स या क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ज्यादा फोकस है, क्या मेंस में, और इंटरव्यू में क्या डिमांड है। फिर उसके बाद अपना सिलेबस देखना है कि यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, तो उसको बस बाइबल की तरह उसको एक गुरु ग्रंथ साहिब की तरह और उसको बस फॉलो कर लेना है। तो फिर उसका सिलेबस कवर करते रहना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, जो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सबको पता है वो करके, और अखबार डेली पढ़ना है ताकि आप अवेयर रहें करंट अफेयर से। और फिर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन है वो साथ साथ करके सिलेबस कंप्लीट करके, स्ट्रेटेजी है कि उसको रिवाइज कितनी अच्छी बार करते हैं, उसको ठहराव भी लेके आना है अपने में, उसमें इम्बाइब करना है उस सिलेबस को, फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर स्मार्टली आप सिलेबस देख के सारी बुक्स अच्छे से कवर करके स्मार्टली उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई थिंक एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगी इस एग्जाम में। सर जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो सर्विसेज में थे, आपके मामा जी वो सर्विसेज में आईपीएस थे, तो सर उनसे आपको क्या हेल्प मिले जो आपने अपना यूपीएससी का ड्रीम देखा और आप सफल भी हुए, तो उनके माध्यम से आपको क्या हेल्प मिल पाया? हाँ, ये था कि मैटरनल अंकल थे सर्विस में, तो उनको देख के तो इनिशियल इंस्पिरेशन मिलती थी, शुरू में ही पता लग गया कि सर्विस का क्या फायदा है, क्या आप समाज में चेंज कर सकते हैं, क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यंग एज पे ये एग्जाम क्लियर करके, वो बहुत पास से देखा। कुछ हाँ कि मोटिवेशन मिलती रही, वो उनका काम देखते थे, अखबार में पढ़ते थे, पर्सनली मिलते थे, उनकी स्टोरी सुनते थे, तो बहुत कॉन्स्टेंटली कहते हैं मोटिवेशन, लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन, मुझे इसके दौरान इसके थ्रू मोटिवेशन मिलती रही कॉन्स्टेंटली कि नहीं यही करना है, मुझे भी एक अच्छा, उससे भी बेहतर बनना है, एक अच्छा ऑफिसर बनना है। सर आपने जब डिफरेंट टाइम्स एग्जाम्स क्वालिफाई किया उसमें आपको कई सारी सर्विसेज मिली जिसमें कि एक डायनिस भी है जी। तो जनरली हम में से जो भी एस्पिरेंट हैं जब यूपीएससी के बारे में जानते हैं तो आईपीएस तक को जानते हैं, उसके बाद उनको डायनिस के बारे में पता नहीं होता है, उनको ये नहीं पता कि डायनिस के लोगों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है। तो सर हम चाहेंगे थोड़ा सा आप डायनिस के बारे में हमें ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बताएं, आईआरएस वाला जो आपने ज्वाइन किया हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी आप लबासा तो जानने वाले हैं, आपका आईपीएस में भी सिलेक्शन हो गया है, तो इसके बारे में तो आप बाद में बता पाएंगे, पर यार सर आप थोड़ा सा इन ट्रेनिंग के प्रोसीजर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और ये भी बताएं कि इन जॉब्स के अंदर क्या रोल होता है। जी, इंटरव्यू के बाद बस रिजल्ट आता है, उसके बाद सर्विस एलोकेशन हो जाती है, फिर यू गो टू योर रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग। पहले एक लबसना की होती है 3 महीने की ट्रेनिंग जो फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, उसके बाद फिर आप रिस्पेक्टिव अकेडमीज में जाते हो, आईएएस जैसे लबसना में रहते हैं, आईपीएस पुलिस अकेडमी में, आईआरएस की अगर इनकम टैक्स है तो वो नागपुर होते हैं, कस्टम जीएसटी एक्साइज बैंगलोर के आसपास आंध्र में पाला समुद्र में, वहां ट्रेनिंग होती है ऐसे ऐसे। डैनिक्स की दिल्ली होती है ट्रेनिंग, क्योंकि उनका दिल्ली मेन सेंटर है, जैसे डिफरेंट जगह ट्रेनिंग होती है। डैनिक्स में ज्यादा रहता है कि आप यूनियन टेरिटरीज में एज एसडीएम एंड एसीपी सर्व करते हो, तो दे आर लाइक कि आप आईएएस आईपीएस में फिर रोल अदा करते हो इन लेटर पार्ट ऑफ करियर, तो उसमें भी काफी अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं पब्लिक डीलिंग के, बस एक ग्रुप भी बोलते हैं बट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें भी। आईआरएस में ये है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक गार्डियन हो रेवेन्यू के कंट्री के, और आप जैसे मैं जीएसटी एक्साइज कस्टम्स में था, वहां भी सर्व किया 6-7 महीने, तो वहां में ये सीखा कि जीएसटी से का आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हो कैसे कंट्री का, देन कस्टम्स कैसे जो स्मगलिंग है क्रॉस बॉर्डर और जो और ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कैसे रोक सकती है, तो एक सिक्योरिटी एंगल में भी आप हेल्प कर रहे हो। तो ये इनके वो हैं। सर आप बास्केटबॉल के अंदर जो है आपने अंडर 19 स्टेट को रिप्रेजेंट किया, पंजाब स्टेट को नेशनल लेवल। जी। तो सर आप एक बहुत अच्छे प्लेयर, मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे एक प्लेयर हैं, बट उसके बाद सर आपने यूपीएससी की भी तैयारी की और आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया, जबकि हम जनरली देखते हैं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो बाकी फील्ड से जो है कट ऑफ हो जाते हैं। तो सर आप कैसे टाइम मैनेज कर लेते थे, कैसे आप मतलब सब चीजों में आप एक्सीलेंट रहे हैं? ये आई थिंक हरी की थोड़ी नेचर भी है, मुझे ये था कि शौक की बात है, स्पोर्ट्स का शुरू से शौक रहा था। हाँ, जब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की तो कम करना पड़ा, मैं रेगुलरली नहीं खेल पाया, प्रोफेशनल नहीं खेल पाया बास्केटबॉल इवन ड्यूरिंग एमबीबीएस,
बट ये है कि जो शौक है कभी वो छोड़े नहीं। अगर बास्केटबॉल का शौक था तो खेलते रहे, फिर भी अभी भी खेलता हूँ मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिले। भांगड़ा का मैं भी चैंपियन हूँ, जो हमारा फोक डांस है पंजाब का, वो परफॉर्म करता हूँ बहुत अच्छा। म्यूजिक का थोड़ा बहुत शौक है, सॉन्ग सुन लेता हूँ, गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। वो तो जो भी शौक है उनको कभी छोड़ा नहीं। उससे क्या हुआ, आई थिंक ये मैं मैसेज भी देना चाहूंगा एक्सपीरियंस को, कि अपनी हॉबीज को छोड़ो मत। हाँ, कम टाइम मिलता है उनको, फिर उतना टाइम परस्यू करो। अगर पहले 2 घंटे करते तो आधा घंटा कर लो, पर उनको छोड़ो मत। आपकी प्रेपरेशन थोड़ी और स्मूथ रहेगी, उससे बेटर आपका माइंड चलेगा उससे, मेरे मुताबिक। सर अभी कुछ दिन पहले ही प्रीलिम्स खत्म हुआ है और अभी कुछ दिन पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया है और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सर हम चाहेंगे एक बार थोड़ा सा आप अपने एंड से जो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हुआ करती थी, जिस तरीके से आप प्रीलिम्स में तैयारी किया करते थे, तो थोड़ा सा हम सबको बताएं ताकि हम सब उससे कुछ रिलेट कर पाए, कुछ हम सीख पाए आपकी कुछ स्ट्रेटजी अपना के। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब अटेम्प्ट दें हम तो हमारा क्वालिफाई ये सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स के अंदर। जी, प्रीलिम्स के लिए ये है कि जब आप यूजुअली बोलते दिसंबर तक मेंस की तैयारी करते हो, फिर जब जैन से आ जाते हो, आपको 4-5 महीने रह जाते हैं, फिर आप बिल्कुल प्री फोकस तैयारी करिए। जो प्री वाई क्यूज हैं वो सब सॉल्व करिए और देखिए कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। मे बी पॉलिटी, इकोनॉमी, जब कोई और सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इनकी थोड़ी वेटेज ज्यादा है और थोड़े ज्यादा इसमें मार्क्स स्कोरिंग है, तो उन पे थोड़ा पहले कर लिया। करने तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, को छोड़ नहीं सकते, पर उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया। कुछ थीम्स देख लिया कि ये थीम्स पे ज्यादा पूछा जा रहा है, कोई करंट इवेंट है, कोई नई टेक्नोलॉजी है जैसे साइंस एंड टेक में, पॉलिटी में जैसे पार्लियामेंट पे ज्यादा है, ऐसे ही कुछ चैप्टर। इकोनॉमी है तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई, इन्फ्लेशन, ये टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक वाइज जी आपको तब पता लगेगा जब प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे। और अगर आप अखबार डेली पढ़ते हो तो पता लगता रहेगा कि ये न्यूज में ज्यादा चला गया। जैसे मिडल ईस्ट ज्यादा रूल्स है तो वो मिडल ईस्ट वाले प्लेसेस इन न्यूज में से आ सकता है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हम स्मार्ट वर्क बोल देते हैं। आपको ज्यादा देखना, उसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे आप एक और प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि ओएमआर ना गलत भरिए और समय से आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। आई थिंक प्रीलिम्स एग्जाम इज अचीवेबल। सर जब भी हम कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं कि हमें इनकी तरह बनना है। तो सर जब आपने यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में सोचा, आप पर्सनली आईपीएस बनना चाहते थे, तो सर आपके लिए रोल मॉडल कौन था और क्यों था? मेरा थोड़ा ये मानना रहता है कि कोई मैं एक जन को रोल मॉडल नहीं बना के चलता। दो आई से मेरे मैटरनल अंकल रोल मॉडल रहे थे, क्योंकि उनसे स्टार्ट हुआ था मेरा ड्रीम। और मेरे फादर का अनफिनिश ड्रीम था कि वो भी एक आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो फादर की वैल्यूज इम्बाइब की, जो उनकी थी मेहनत की और जो मर्जी हो जाए कि आप मेहनत में लगे रहो। अपने मैटरनल अंकल से सीखा कि कैसे बिल्कुल प्रिसाइजली काम करना है, फोकस्ड काम करना है, ऑब्जेक्टिवली काम करना है। वो बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, मतलब हैफजर्डली नहीं करते। उनसे ये क्वालिटीज ली। तो मेरा ये रहता है कि एक रोल मॉडल की जगह आप जो अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हो अपनी जिंदगी में, उनसे जो अच्छी चीजें वो ग्रैब करिए, उनकी क्वालिटीज इम्बाइब करिए और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और इम्प्रूव करिए। मेरा ये मानना रहता है। जी सर। सर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी हमेशा से आईपीएस रहती थी। हाँ जी। आप आईएएस से ऊपर आईपीएस को रखते थे जी। तो सर कभी आपको ये नहीं लगा कि आईएएस को ज्यादा स्कोप मिलता है, आईपीएस को कम स्कोप मिलता है, हम स्टेट तक ही सीमित कर रह जाते हैं और आईएएस को जो है नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है? तो सर आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि आपकी प्रायोरिटी थोड़ा सा मतलब आप गलत कर रहे हैं, या फिर क्या मतलब आपका मानना था? जी, एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम भी ये लगता था कि सारी तकरीबन 90%, 99% आईएएस ही भरते हैं, कुछ 1-2% फॉरेन भरते हैं। आईपीएस वाला आई थिंक जब तब भरता था मैं 21-22 में, तो मैं अकेला ही था। आई थिंक 1 या 2 जन होते हैं जो 3000 में इंटरव्यू देते हैं कि जो आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस भरें। तो लगता था कि कुछ गलत तो नहीं करे, पर फिर अपने उसको निश्चय को वो रखा कि नहीं, कुछ सोच के ही ये लिया था डिसीजन, शुरू से ही ले रखा है, तो अब चेंज नहीं करना है उसको। ठीक है। और ये भी है कि ये मिथ है मेरे मुताबिक कि आईएएस ज्यादा है, आईआरएस ज्यादा है, आईपीएस अच्छा है। सब सर्विसेज जो यूपीएससी प्रोवाइड कर रही है अच्छी हैं। आपके किरदार पे, आपके विजन पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसे बेस्ट कर पाए। इतने अच्छे ऑफिसर नेशनल लेवल पे आईपीएस ऑफिसर डोवाल सर हैं और अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो अच्छी अच्छी एजेंसीज में काम कर रहे हैं। ऐसी आईएएस भी हैं, आईआरएस भी हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी है। सर यूपीएससी एग्जाम की जो हम तैयारी करते हैं तो जो सोसाइटी का परसेप्शन होता है कि आप 14-15 घंटे पढ़ते रहते हैं, ये परसेप्शन एक सोसाइटी मानती है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट उनके लिए। बट सर कई बार जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि वो अपने पर्सनल लाइफ को और स्टडी की जो मतलब तैयारी होती है, दोनों को एक साथ नहीं कर पाते हैं। मतलब बैलेंस जो मेंटेन करना होता है, पर्सनल लाइफ वाले तो एक को कट ऑफ कर देंगे, पर्सनल लाइफ बिल्कुल छोड़ देते हैं, तैयारी करते रहते हैं। तो सर दोनों को एक साथ मतलब लेके किस तरीके से चला जाए? आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन कर पा रहे हैं, आप अपनी स्टडी को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। जैसे कि सर आपका फिटनेस में भी था तो आप फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, तो सर कैसे सब कुछ मैनेज हो सकता है? मेरा ये रूल रहता था, मैंने पहले भी बताया मॉक इंटरव्यूज में भी, कि 8 घंटे 24 घंटे उसको 3 में डिवाइड करके रखो कि 8 घंटे पढ़ना है
8 घंटे आपने सोना है, क्योंकि नींद भी बहुत चाहिए प्रॉपर, ताकि आप अपनी फुल एनर्जी से आप काम करते हैं। और 8 घंटे आप अपनी हॉबीज के लिए रखिए, जो भी आपको पसंद है। आप घर पे बात करिए अपनी फैमिली से। आप कोई हॉबीज, जिम जैसे मैं करता था, जहाँ कोई वॉक करता था, जहाँ कहीं अगर दोस्तों से मिलने जाना है तो उसमें वो करिए। पर ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये हर दिन ये करना ही करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये अगर रूटीन में समेट जाओगे तो आप ऑफिसर अपने आप में एक बन गए हो। बस फिर बस एग्जाम ही क्लियर करना रह गया, क्योंकि आप एक अच्छी रूटीन में बन गए, जो ऑफिसर की अच्छी रूटीन होती है। टाइम से आप सब कुछ कर रहे हो, तो वो हर बार नहीं होता। ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी अचीव हो गया, कई बार होता था नींद नींद 10-12 घंटे की हो गई है, या नींद कम हो गई है, जहाँ डिस्ट्रैक्शन होती हैं सबको, वो ज्यादा हो गई है। हर एक चीज गलत है ज्यादा में हो जाए। तो यही ट्राई करने की ये चीज की कि 8-8 घंटे या एक बैलेंस में, छोटू से मैंने ये बना दिया, बैलेंस में सब कुछ किया जाए। जी सर, जब आप तैयारी करते थे, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि यार अब तैयारी छोड़ देना चाहिए, फिर ये मोमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है। तो आपके लाइफ में सर कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, तो अगर कोई ऐसा मोमेंट रहा हो तो सर आप उसके थोड़ा सा हमसे साथ शेयर करें। दो मेरा हर बार फॉर्चुनेटली सिलेक्शन होता रहा, लिस्ट में आता रहा, बट एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की भी बहुत थी, एंड उनका तो ये था कि नहीं, टॉप में ही रैंक आना चाहिए, जैसे होना चाहिए। तो हर बार रिजल्ट के बाद लोग कंग्रेचुलेट करते थे, बट आई यूज्ड टू गो इन डिप्रेशन कि यार अच्छा रैंक नहीं आया। तो एम बहुत हाई था कि नहीं, वही अचीव करना है, क्योंकि ठान रखा, ये नहीं था कम रैंक आया ज्यादा आया, बट वो एक एम था कि ये अचीव करना है चाहे जैसा भी रैंक आए। तो वो नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं होता था। वो मेंटल हेल्थ भी थोड़ी हो जाती थी खराब, कि अब फिर से, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, कि कोई प्रेफरेंस है, फिर आपने प्री मेंस इंटरव्यू देना है, फिर प्री मेंस इंटरव्यू, ऑब्वियसली टाइम बहुत, और दोबारा वही चीजें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो थीम, पर फिर वही वो कह रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है स्टडी पैटर्न, थोड़ा मे बी वही हॉबीज को परस्यू कर लिया, कोई नई चीज कर ली साथ साथ, अपने आप को समझाया। जो और लोग हैं, पीयर ग्रुप होने भी जरूरी है। अब उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस की सेम ही है प्रॉब्लम्स, एक दूसरे को सपोर्ट की। उससे फिर ये चलता रहा कि नहीं, धीरे धीरे फिर एनर्जी आई, एनर्जी की बात है, पॉजिटिव एनर्जी आई फिर कि नहीं करना है, फिर मेहनत करेंगे, जरूर मिलेगा, एक नहीं 2 अटेम्प्ट में मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके चलते रहे, कि ये कोई बोझ नहीं लिया मैंने प्रेपरेशन को। अब मुझे एक बार और अटेम्प्ट देने को बोल दे, मैं जो मैंने अचीव कर लिया, पर मैं दे दूंगा, खुशी से दूंगा, पर क्योंकि मैंने इसको बोझ लिया ही नहीं कभी प्रिपरेशन को। शुरू में होता था, लेता था, बट बाद में ये चेंज की चीज, उसको बोझ लेके नहीं पढ़ना है, उसको करना है कि मैं एक अच्छी रूटीन में, उसको मैंने लाइफ ही बना ली है, एंड ये मुझे खुशी देगी चीज। तो ऐसे बनाना, पॉजिटिव वे से करोगे तो नहीं और दिक्कत आएगी। जी सर, गौरव सर ने पहले के अपने मतलब एग्जाम टाइम में जब उनको जब एग्जाम का मोमेंट होता तो उसके बारे में बता दें कि वो डिप्रेशन में चले जाते थे कई बार कि मतलब उनका नहीं हुआ, अच्छे रैंक के साथ आईपीएस नहीं हुआ। इस बार सर आप आईपीएस बन गए, जो आपकी ड्रीम थी वो फुलफिल हो गई। तो सर इस बार का जो रिजल्ट मोमेंट रहा वो किस तरीके से रहा? हाँ, इस बार ट्रेनिंग एकेडमी में था मैं, तो इस बार बहुत खुशी हुई थी कि दो रैंक फिर भी एक्सपेक्टेड बेटर था। वही कह रहा हूँ, उम्मीद हमेशा बेहतर रहती है, कि वो ह्यूमन बीइंग की कभी खत्म नहीं होती, तो बेटर था। बट हाँ, ये था कि जो ड्रीम था वो अचीव हुआ, एंड फाइनली नाउ आई कैन वर्क आगे आगे की। अब सोच सकता हूँ, अभी भी जर्नी खत्म नहीं हुई है, कि अच्छा काम करना है, एक अच्छा ऑफिसर बनना है, एक रिस्पेक्टेबल काम करना है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है। और जो खुशी मिली कि अब वो मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि अच्छी ट्रेनिंग करके अब मैं एक अच्छा ऑफिसर बनने की जर्नी पे अब चला गया हूँ, जो मिसिंग चल रहा था। तो बहुत खुशी हुई थी, घर वालों को बताया, जो अपने क्लोज फ्रेंड्स उनके फोन आए उनको बताया, तो आंखों में आंसू भी आए। तो काफी इमोशनल मोमेंट होती है रिजल्ट टाइम, दोनों तरफ, अगर ना भी हो दोनों तरफ इमोशनल रहता है, इमोशंस आर स्ट्रांग। सर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे, जो कि पुलिस का एक अच्छा रोल होता है, मतलब जो टॉप क्लास के ऑफिसर होते हैं वो मतलब होते हैं आईपीएस ऑफिसर। तो सर हम देखते हैं कि जो हमारे समाज में पुलिस का परसेप्शन है वो थोड़ा नेगेटिव है। लोग पुलिस को अच्छे माइंडसेट से नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये पुलिस है तो ये पक्का मतलब अच्छा आदमी नहीं है, इस तरीके से लोग सोचते हैं पुलिस के बारे में। तो सर आप क्योंकि आईपीएस बनना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ऐसा सर क्यों परसेप्शन है, क्यों परसेप्शन चेंज नहीं हो पा रहा है, और सर किस तरीके से चेंज हो सकता है, और आप इसमें सर क्या रोल अदा करने वाले? जी, ये ऐसा है कि कॉलोनियल लेगेसी रही है पुलिस का रोल, थोड़ा ब्रिटिश टाइम में ऐसा ही रहा है कि वो लेगेसी सोच चलती रही है, कि पुलिस कह देते हम डंडा चलाएगी, जैसे करती है, वो है परसेप्शन है, लोगों में डर है। वही है कि जो यंग ऑफिसर अब रिक्रूट हो रहे हैं यूपीएससी से, वो उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, एंड टाइम के साथ साथ बदलाव आते हैं, तो अब चेंज हो रहा है, कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे हम बोलते हैं। तो आई थिंक वही मेरा डायरेक्शन रहेगा, कम्युनिटी पुलिंग से आप ये चेंज कीजिए, आप समाज में जाइए, लोगों से जुड़िए, उनसे आप अच्छे से बातचीत करिए, उनको रीअश्योरेंस दीजिए कि पुलिस आपकी सहायता के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उनमें फिर विश्वास आएगा पुलिस की तरफ। सेकंड ये कि लोअर हर एक रैंक में, कांस्टेबल से लेके एंड तक, हर हायर रैंक्स तक जो भी हायरार्की है,
हर एक रैंक के ऑफिसर को, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे जहां मर्जी हो, उनको ये ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है। जो एक लॉ की ट्रेनिंग तो है ही, पर जो एक कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, प्यार से बात करने की ट्रेनिंग, एक जो प्रॉब्लम लेके एक सिटीजन आ रहा है उसको कैसे आपने प्यार से रीअश्योर करना है, कंफर्ट देनी है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, जो आई थिंक बहुत अच्छी तरह संस्थाओं में कर रहे हैं। बट वो नीचे तक जानी चाहिए, ऊपर तक और नीचे तक सब जगह जानी चाहिए, कि फिर आप वो बेटर होगा कि एक लोग जब पुलिस में जाएंगे उनको ट्रीटमेंट ही अच्छा मिलेगा, फिर वो खुश होकर ही आएंगे बाहर पुलिस स्टेशन से। वो चेंज करने की जरूरत है। सर आपसे मिलकर जो मेरा परसेप्शन बन पाया है, क्योंकि सर पुलिस के लिए सर फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है। जो मैं आपको देख रहा हूँ तो सर, चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे आपका नेचर पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हंसमुख काइंड के पर्सनालिटी हैं। बट जो भी मतलब व्यक्ति आपको नहीं जानता होगा उसे लगेगा कि आप बहुत सख्त ऑफिसर हैं। जब आप जिले में जाएंगे, आप जिले में कार्यरत होंगे, तो आधे लोग तो इस वजह से क्राइम नहीं करेंगे कि उनको लगेगा भाई क्राइम कर देंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या कर देंगे सर। आई थिंक ये बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। आप बिल्कुल लाइट भी नहीं चल सकते। पुलिस को एक थोड़ा हार्ड भी होना जरूरी है। अगर आपका वो जो प्रोटोकॉल है वो आपको जरूर फॉलो करना है, ताकि एक जो क्राइम से करने से डर भी हो, ताकि इंसान बोले कि हाँ अगर होगा तो लॉ उसको जरूर लपेटे में लेगा। तो वो एक डर भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम आपको वही बैलेंस करने की बात है। आप लोगों में जब विचरते हो तब आपके लिए वो क्रिमिनल नहीं है, सब इनोसेंट है, तो उनमें आपको हंसमुख होकर उनमें खुशियां भी बांटनी है। उनकी ये कहने की पुलिस आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो एक बैलेंस की, हाँ एक दूर से अगर देखे कोई लगे कि हाँ कि क्राइम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, और वैसे अगर जनरल पब्लिक परसेप्शन होनी चाहिए कि नहीं सर बहुत ही मतलब अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी सर, जरूरी भी सर यही है कि मतलब जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है ये मतलब जनता की सेवा के लिए होता है। और आप वो काम करेंगे तो सर, क्योंकि नाम भी इसी से होता है जी। आप एक डर का माहौल तो बना सकते हैं, बट जो एक रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर वो नहीं मिल सकता है। तो सर हम एक मोमेंट जानना चाहेंगे सर, आपके सबसे फनीस्ट मोमेंट जो है आपके प्रिपरेशन के दौरान क्या रहा? फनीएस्ट मोमेंट बहुत रहे। एक ये बड़ा फनी रहा कि क्योंकि हर बार सिलेक्शन होता रहा तो ज्वाइन कर भी लेता था, पर छुट्टी लेके फिर दोबारा देता था एग्जाम। तो कई बार लोग बोलते थे आजकल पोस्टिंग कहाँ है, कभी मैं बताया था एसीपी हूँ, कभी बोल देता था आईडीएस सर्विस मिल गई है। जब मैं जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ या फिर आईपीएस ज्वाइन कर लिया, तो हर बार डिफरेंट होता था। लोग कहते थे एक तो बता दे मतलब कौन सी सर्विस भी हो गया, कईयों को रिश्ता लगता है शायद झूठ ही बोल रहा है, सिलेक्शन हुई भी है कि नहीं। तो ये बड़ा फनी होता था, क्योंकि जर्नी आईपीएस तक की थी कि आईपीएस ही लेना अच्छे रैंक के साथ, तो वो थी। पर हर बार ये एग्जाम डिफरेंट सर्विसेज मिलती नहीं। तो एक फनी था कि हर बार मैं जो भी पूछता था डिफरेंट बताना होता था, जो तब चल रहा था, वो लोग समझते थे कि शायद झूठ बोल रहे हैं। सर आपने यूपीएससी एग्जाम के ऊपर अपना एक अच्छा समय दिया है, आपने 4 बार यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई भी किया है। तो सर आपने यूपीएससी एग्जाम को लेकर अपना परसेप्शन क्या बनाया? आपने यूपीएससी एग्जाम को किस तरीके से समझा है? आपको क्या लगता है कि यूपीएससी एग्जाम जो है वो क्या चाहता है एक कैंडिडेट के अंदर? मतलब कुछ ना कुछ तो देखता होगा कि ये कैंडिडेट में ये चीज होना चाहिए, वो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता होगा। तो सर थोड़ा सा आप बताएं हमें कि मतलब क्या मेन होता है, यूपीएससी क्या चाहती है कैंडिडेट के अंदर? मैं एग्जाम वाइज बताऊंगा जो मेरी सोच है। आई थिंक प्रीलिम्स में आपकी थोड़ी मेमोरी और थोड़ा जो जनरल नॉलेज है वो चेक होती है, कि आप जनरली अवेयर हैं। कोई बिल्कुल बुक से नहीं आएंगे क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन आपने सुने ही नहीं होंगे, तो आप जनरली कितने अवेयर हैं, जहाँ स्कूल टाइम से आप कैसे अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, जब वैसे जनरली कितना आप रीड करते हैं, सिर्फ बुक्स को नहीं अखबार को, जो जनरल कोई बातचीत करते हो कितना अवेयर हो। जैसे एक बार गुच्ची मशरूम पे क्वेश्चन आ गया था, तो वो जनरल अवेयरनेस आपकी ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। तो एक वो चेक होती है प्रीलिम्स में, जनरल अवेयरनेस और जो बुकिश नॉलेज, वो भी कोई किताब तो पढ़नी ही है तभी आपको ज्ञान आएगा। मेंस में आपकी मेहनत चेक होती है कि आप बैठ के लिख के 4-5 हजार पेज लिख सकते हो। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपने हाथ तोड़े भी हैं, तो कल को आपने फाइल नोटिंग करनी है तो आप एक अच्छी फाइल लिख पाओगे। आर्टिकल पढ़ते हो उसको समेट के लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ब्रीफ करके। तो मेंस में आपकी एनालाइज उसको कैसे किया, क्वेश्चन को जो पढ़ा है वही लिखना है, उसको फिर उतने ही जगह में उतारना कैसे है, क्योंकि कल को आपको फाइल नोटिंग उतारनी है, तो वो एक चेकिंग होती है लिखने की। और अगर लिखोगे तो मेहनत से ही आएगा तभी उतार पाओगे। तो मेहनत चेक, ज्यादा मेहनत चेक मेंस में हो जाती है। फिर इंटरव्यू में आपकी चेक होती है कि आपकी वैल्यूज कैसी हैं। आप सिर्फ बुकिश नॉलेज ही, आपको प्रैक्टिकल, आप जिस शहर से आते हो वहां की प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो आप फिर ग्राउंड रियलिटी से कितने जुड़े हो ये चेक होता है। आपकी वैल्यूज चेक होती हैं, आपकी ओवरऑल ऑलराउंड पर्सनैलिटी चेक होती है कि किताबों के अलावा आपकी हॉबीज क्या है, आपको जनरल अवेयरनेस क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, सोच क्या है आपकी, आपके पास कोई सोल्यूशन है कि ये प्रॉब्लम का, वो चीजें इंटरव्यू में चेक होती है। सर थोड़ा सा मिथ से रिलेटेड हमें बता दें कि यूपीएससी एग्जाम को लेकर क्या मिथ है सोसाइटी में? तो क्योंकि आपको एक अच्छा आइडियाज के बारे में होगा, तो आप सर बताएं प्लीज हमें। मिथ ये है कि कई एक तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि कौन कर सकता है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ही, जो चलो मैं हमेशा अच्छा स्टूडेंट रहा था वो थोड़ा बेटर रहता ऑब्वियसली कि आपको एक बेस बना होता है, पर ऐसा नहीं है।
कई हम सुनते ही हैं उसमें, न्यूज में सुनते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, को 60% वाला भी अगर बाद में मेहनत करने लग गया, अपने आप को उसने चेंज किया, तो यूपीएससी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपने तब कैसी मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर ही जा, अच्छा डॉक्टर ही जा, अच्छे कॉलेज वाला ही उसको नेशनल लेवल पे जो रेप्यूटेड है वहीं से ही यूपीएससी निकाल सकता है। एक विलेज वाला बंदा भी निकाल सकता है, उसको वो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो ये एग्जाम निकाल सकता है, थोड़ी सी सपोर्ट की रिक्वायर्ड है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है। सेकंड ये मिथ है कि आपको ये घंटे वाली जो आप बात कर रहे थे, मुझे बड़ी अनयूजुअल सी मिथ लगती है कि 15 घंटे 20 घंटे या 10-11 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। हर एक बंदे की कैपेसिटी है एक, ठीक है, और एक हर एक का टाइम डिफरेंट है। समझ लो मुझे 6 घंटे में वो चीज रिटेन हो रही है, किसी को 10 में भी होगी, किसी को वो 2-3 घंटे में भी हो सकती है। तो हर एक का लेवल डिफरेंट है। आपने एक अच्छी रूटीन में पढ़ जाना है, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ना पढ़िए कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, आप काम के अकॉर्डिंग पढ़िए। जो आप वो 6 घंटे में कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अब 6 घंटे में आपने जो टारगेट वाइज पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है कि इतने घंटे पढ़ने की जरूरत है। कम ज्यादा से नहीं चलेगा। कई मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले अभी नहीं हुए सिलेक्ट, और मेरे से कम सिलेक्टेड वाले मेरे से पहले हो गए थे फर्स्ट ईयर में। कितने मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हुए हैं और मेरे से कम पढ़ते थे वो। तो हर एक का अलग अलग स्किल है, आपने अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाना है। सर अगर आपको पब्लिक सर्विसेज के अंदर सक्सेस को डिफाइन करना हो तो सर आप किस तरीके से करेंगे? सर क्या आप सक्सेस मानते हैं पब्लिक सर्विसेज के अंदर? क्या सक्सेस मानते हैं जी? आई थिंक एक विजन होना बहुत जरूरी है पब्लिक सर्विस में। एक अच्छी एम्पैथेटिक और कंपैशन नेचर बहुत होना जरूरी है कि आप लोगों की प्रॉब्लम समझ तो पाए, तभी पब्लिक को सर्व कर पाएंगे। तो एक एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस यूपीएससी सेलेक्ट इस पोजीशन पे जहां पे आपको बहुत एम्प्लॉयज को वो करना है, मैनेज करना है। तो आप एक अच्छे लीडर हो। लीडर आप अच्छे तब होगे अगर खुद आप अच्छा काम करोगे। तो अच्छी एग्जांपल्स, अगर आप अच्छा काम करोगे, आपको लीडरशिप की वो ही नहीं पड़ेगी, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपसे खुद सीखेंगे कि सर अभी अच्छा करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे जब वो क्या करते हैं। एंड हम भी खुद दूसरों से सीखें, अपने बॉसेस से, अपने कलीग से, सबसे हम सीखें। तो आई थिंक ये लर्निंग नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पब्लिक सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम एक रैपिड फायर राउंड रखना चाहते हैं सर। टी और कॉफी? कॉफी। बुक और ई बुक? मैं ऑनलाइन कम पढ़ता हूँ, तो बुक्स मैं ज्यादा फिजिकली ही पढ़ता हूँ। ओके सर। नाइट आउल और अर्ली बर्ड? नाइट और अर्ली बर्ड। मैं देर तक पढ़ता था। अब जो ट्रेनिंग में चेंज हो गया, 5 बजे उठना पड़ता है, लेकिन जब तैयारी करते थे तो 3-4 बज जाते थे रात के। So one word to define UPSC exam? UPSC exam is all about शिद्दत एंड प्रिजर्वेशन। ओके। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? मेरा स्मार्ट वर्क रहा है, हार्ड वर्क भी रहा है, बट बहुत ही मैं स्ट्रेटेजिक होकर काम करता था। टॉपर और बैक बेंचर? ये मैं बोलूंगा दो, मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ शुरू से, 10th CGPA 95% बोर्ड्स में। बट आई थिंक मैं मिक्सचर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब चीजें करता रहा हूँ, तो मजे भी किए हैं, क्लास में शरारतें भी की हैं। तो मिक्स ऑफ मूड के अकॉर्डिंग टॉपर या बैक बेंचर दोनों काम किए हैं। ओके सर। सर रैपिड फायर राउंड खत्म होता है जी। अब सर हम चूंकि हमने कई एस्पेक्ट पे बात किया, हम एक एस्पेक्ट सर छूट पा रहा है हमसे। सर ये आपका बास्केटबॉल वाला जी। तो सर वो थोड़ा सा आप मोमेंट हमें बताएं, जब आप बास्केटबॉल के अंदर जो है स्टेट को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे नेशनल लेवल पे, आपने पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो मोमेंट किस तरीके से, उस वक्त आप किस तरीके से क्या फील कर पा रहे थे? ये शुरू से स्कूल टाइम से बास्केटबॉल गेम में इंटरेस्ट पड़ा। खेलते रहे पहले अपने लेवल पे पंजाब में, पटियाला में स्कूल टाइम से खेलते रहे। फिर मल्टीपर्पज स्कूल था, वहाँ खेलते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलते रहे, थोड़ा थोड़ा सीखा, गेम सीखा। फिर लुधियाना में एक कोच थे मेरे, वहाँ पे प्रॉपरली सीखा 6-7 महीने का। फिर उनके थ्रू हम नेशनल्स तक गए। अंडर 19 10+1 के दौरान मैं गया, खेला, गेम्स खेला। पंजाब तब गोल्ड मेडल भी जीती थी। और अभी भी आई थिंक तमिलनाडु और पंजाब टॉप में चल रहे हैं। तो वो मोमेंट था। चेन्नई गेम्स हुई थी एक बार, देहरादून हुई थी गेम्स, तो वो थे। उसे ये रहा हमेशा कि एक फिजिकल फिटनेस से स्पोर्ट्स के थ्रू मेरा इंटरेस्ट पड़ा। ये सीखा, हार जीत सीखा, टीम वर्क सीखा, लोगों से कैसे टीम वर्क, क्योंकि एक टीम गेम है, वो बड़ी चीजें सीखी स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं रखती, आपको बहुत जिंदगी की चीजें भी सिखा देती है। आपको लोगों से कैसे बातचीत करनी है, हार और जीत को कैसे लेना है जिंदगी में, अच्छा लीडर कैसे बनना है। बीच में मैं कैप्टन भी रहा था। एक अच्छा लीडरशिप कैसे, पूरी टीम को साथ कैसे एनर्जी पॉजिटिव रखनी है, फिजिकल फिटनेस पे कैसे ध्यान रखना है, मेंटल फिटनेस पे कैसे ध्यान रखना है। तो स्पोर्ट्स एक लर्नर है बहुत बड़ा। जी सर, हमने सारे एस्पेक्ट लगभग बात कर लिया है, एग्जाम से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड। सर हम लास्ट में चाहेंगे कि आप एस्पिरेंट को कुछ सजेशन दें जो कि हमसे मिस हो पा रहा हो, जो कि आपको लगता है ये भी एस्पिरेंट को जानना चाहिए, या फिर सर कुछ ऐसा मोटिवेशनल लाइन आप बोलें जिससे सर थोड़ा सा जो भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं और थोड़ा सा रिलेट कर पाए, उनको लगे कि हाँ ये तो मेरे लिए ये लाइन हो सकती है।
तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की इंस्पायरिंग पोयम है, मुझे बड़ा इंस्पायर करती है। मेरे स्पोर्ट्स जो कोच थे उन्होंने भी सुनाई थी, बाद में भी बड़े मैंने एक्सपीरियंस को ये यूज करते सिलेक्टेड करने से देखी है, पर मुझे बहुत इंस्पायर करती है, यही मैं एंड में बोलना चाहूंगा। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार गया मझधार गया, जब आ गए रणभूमि में, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत गया फिर हार गया। वाह सर वाह, क्या लाइन है सर। तो ये बहुत स्पोर्ट्स में भी इवन यूपीएससी की जर्नी को समराइज करती है कि जब आपने ठान ही ली है इस एग्जाम को देना है, फिर आप हार जीत जाओ, रिजल्ट पे मत फोकस करिए, आप अपनी मेहनत दीजिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए।